हेलो एवरीवन, माय नेम इज अमित कुमार और हम लोग इंडियन पॉलिटी को पढ़ेंगे, समझेंगे उसके बेसिक्स को, उसके एप्लीकेशन पार्ट्स को। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी। राज्य व्यवस्था शब्द को देखिए, राज्य व्यवस्था शब्द हमें बताता है कि जो हमें पढ़ना है वो है राज्य की व्यवस्था या राज्य के लिए व्यवस्था, सिस्टम ऑफ स्टेट। तो इसमें की वर्ड है राज्य। पहले हमें राज्य के बारे में पता होना चाहिए। और राज्य के बारे में क्या पता होना चाहिए कि राज्य क्या है, क्या होता है राज्य। क्या जो हम राज्य देखते हैं वही राज्य है, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, या इससे कुछ अलग है। जानेंगे कि राज्य के तत्व क्या होते हैं, एलिमेंट क्या है। और साथ ही समझेंगे कि राज्य क्यों आवश्यक है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि राज्य हो ही ना, राज्य की अनुपस्थिति। तो उसको भी हम लोग साथ ही साथ समझेंगे। अगर मैं बात करूं कि राज्य क्या है, अगर मैं इसके इस हिस्से पे बात करूं कि व्हाट इज स्टेट, तो राज्य जो है, राज्य किसी समाज की सर्वोच्च राजनीतिक संस्था होती है, संरचना होती है। कैसी संरचना? राजनीतिक। दूसरा, अगर मैं राज्य की बात करूं तो राज्य एक अमूर्त अवधारणा है। मतलब इसका कोई स्ट्रक्चर, इसकी कोई मूर्त नहीं होती है। ये एक अमूर्त है, एब्स्ट्रैक्ट होता है। क्या होता है? एक अमूर्त, एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट होता है। मतलब आप इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं बना सकते। और जब कोई चीज अमूर्त होती है तो जाहिर सी बात है कि उस संरचना को या उस अवधारणा को आप बौद्धिक स्तर पे समझ सकते हैं। बौद्धिक स्तर पर तो समझ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है आप उसे देख नहीं सकते, देखा नहीं जा सकता। आप आगरा जाइए, आप ताजमहल देख लो, और आपको स्टेट एक जगह दिखाई नहीं देगा कि ये स्टेट है। ये जो स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, ये जो मैंने आकृति बनाई है, ये एक स्टेट क्या होती है, ऐसा नहीं है। क्योंकि स्टेट कई सारे एलिमेंट्स से मिलकर बनते हैं, उन सारे एलिमेंट्स को इकट्ठा करना वही स्टेट बनता है। तो हम कह सकते हैं कि राज्य को बौद्धिक स्तर पर समझा जा सकता है, पर आप उसे देख नहीं सकते, उसको छू नहीं सकते। जैसे मैं अगर एग्जांपल दूं कि क्या क्या सम्मिलित होता है राज्य में, तो जो देश की संसद है वो राज्य का एक हिस्सा है। जो विधानमंडल है वो राज्य का एक हिस्सा है। वो सरकार जो है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे वो राज्यों की सरकार हो, दोनों स्तरों की सरकार राज्य का हिस्सा है। और बहुत सारे
तत्व हैं राज्य के जो मिलके जिनसे, या बहुत सारे अंग हैं राज्य के जिनसे मिलकर राज्य बनता है। तो हमने समझा कि राज्य क्या है। राज्य किसी समाज की सर्वोच्च राजनीतिक संरचना होती है। दूसरा, राज्य की जो अवधारणा है वो अमूर्त है, उसकी कोई मूर्त नहीं। हम लोग इसके दूसरे हिस्से पर चलते हैं, जो कि है कि राज्य के क्या क्या तत्व। अगर मैं राज्य के तत्वों की बात करूं, एलिमेंट्स की बात करूं, तो किसी भी राज्य के होने की चार शर्तें, यानी उसमें चार तत्व मौजूद होने चाहिए। अगर वो इन चारों शर्तों को पूरा करता है तो आप उसे राज्य कह सकते हैं। ध्यान रहे कि ये चारों की चारों शर्तें जो हैं ये अनिवार्य हैं, या मैं कहूँ जो चारों तत्व हैं, जो चारों एलिमेंट हैं, ये मैंडेटरी है, ये होने ही होने चाहिए, ये वैकल्पिक नहीं है। मतलब क्या आप तीन अगर कहीं मिल रहे हैं तो आप उसे स्टेट कह देंगे? नहीं। अगर चारों मिल रहे हैं तभी स्टेट है, अगर एक भी मिस है तो वो स्टेट की कैटेगरी में नहीं है। पहला, राज्य का पहला तत्व है भूभाग। आप इन चारों तत्वों को इसी सीक्वेंस में याद कीजिएगा, इसी सीक्वेंस में समझिएगा। मेन सही शब्द है कि समझिएगा, क्योंकि अगर आप इन चारों तत्वों को इसी सीक्वेंस में समझते हैं, देन आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि राज्य के चार तत्व क्या हैं। पहला है भूभाग, दूसरा तत्व है जनसंख्या, तीसरा तत्व है सरकार, और चौथा और अंतिम तत्व है संप्रभु। संप्रभुता, सॉवरेनिटी। एक एक को समझते हैं। भूभाग क्या है? कि एक ऐसा निश्चित भौगोलिक प्रदेश होना चाहिए जिस पर सरकार अपनी राजनीतिक क्रियाएं करती हो। यानी राज्य होने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? एक भूभाग, एक निश्चित भौगोलिक, एक निश्चित भौगोलिक प्रदेश आपके पास होना चाहिए। दूसरा, उस भूभाग पर निवास करने वाला एक जन समुदाय होना चाहिए। एक जन समुदाय। अब इसको यही समझिए, जैसे आप समझते हैं कि जो हमारा यूटी, यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप है, आप लक्षद्वीप में देखिए कि लक्षद्वीप में बहुत सारे आइलैंड्स हैं, वो बहुत सारे द्वीपों से मिलकर बने हैं। और आप समझते हैं कि उसमें 36 प्लस कुछ ऐसे द्वीप हैं जो जहाँ पे लोग निवास करते हैं, जो बसे हुए लोग हैं, निर्जन नहीं। और बाकी सब क्या है? निर्जन। तो ऐसा नहीं, वहां पे जन समुदाय क्या करना चाहिए? निवास करना चाहिए। भूभाग वो भी, और उस पे जनसंख्या निवास करती है। उस जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए क्या होनी चाहिए? एक सरकार। यानी जो यहाँ पे राजनीतिक, जो राजनीतिक शक्तियां हैं, उनका प्रयोग करने के लिए क्या होनी चाहिए? सरकार होनी चाहिए। और संप्रभुता, जो ये सरकार है आपकी, ये सरकार इस निश्चित भूभाग पर इस जन समुदाय को नियंत्रित या निर्देशित करने के लिए, इसके लिए कानून विधि का निर्माण करने के लिए क्या होनी चाहिए? संप्रभु होनी चाहिए। मतलब इसको जो कानून
इस क्षेत्र में और इस जनसंख्या के लिए बनाना है, उसके अप्रूवल के लिए किसी से कोई अप्रूवल नहीं चाहिए, कोई परमिशन नहीं लेनी चाहिए। यानी ये जो चाहे इस जनसंख्या के लिए ये क्या बना सकती है, कानून बना सकती है, और उसके लिए संप्रभु, उसके लिए पूर्णतः अधिकृत है। इसको किसी चीज की अप्रूवल की जरूरत नहीं, किसी और दूसरी संस्था या किसी और दूसरे व्यक्ति या राष्ट्र के अप्रूवल की जरूरत नहीं है, तब आप उसको संप्रभु कर दो। यही सॉवरेनिटी की डेफिनेशन है। संप्रभु क्या होता है, अगर आपसे कोई पूछे तो संप्रभु वो है जो अपने निर्णयों को लेने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र है, तो वो क्या कहलाएगा, संप्रभु। अब आप इसको एग्जाम्पल से समझिए। आपने देखा कि आपको पता है तिब्बत की सरकार के बारे में, और ये भी पता होगा कि तिब्बत की सरकार कहाँ पे चलती है। तिब्बत की सरकार चलती है धर्मशाला में। तिब्बत की सरकार चलती है धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश। तो अब आप इनके पास देखिए कि जो तिब्बत है, जनसंख्या तो है ही, तिब्बत में रहने वाली जनसंख्या है ही, यानी एक तो फुलफिल कर रहे हैं। दूसरा, अगर अगर मैं सरकार की बात कर रहा हूं तो मैं कह रहा हूं कि धर्मशाला में बैठ के सरकार चलाई जा रही है, तो सरकार का एलिमेंट भी फुलफिल हो रहा है। और क्योंकि ये यहाँ पे रह के सरकार चला रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि क्या करते हैं, संप्रभु भी मानते हैं अपने। पर क्या नहीं है तिब्बत की सरकार के पास, भूभाग नहीं है, तभी तो यहाँ पे चल रही है। तो आप इसको राज्य कह सकते हैं, ये राज्य की डेफिनेशन में बट नहीं है। दूसरा समझिए, दूसरा एग्जाम्पल समझिए कि जो औपनिवेशिक भारत था, 1947 से पहले जो भारत की स्थिति थी, उसको जरा उस पर जरा गौर करिए। जनता थी, भर भर की जनता थी, तो जनता का एलिमेंट तो पूरा कर लिया इसने। सरकार थी, सरकार भी थी, हमारी भी बनी उनकी भी बनी, सरकार भी थी। भूभाग था, बहुत बड़ा भूभाग था, आज से तो बड़ा ही भूभाग था। पर क्या क्या उस टाइम की जो सरकार थी वो संप्रभु थी? नहीं, वो ब्रिटेन से अप्रूवल चाहिए होता, तो संप्रभुता का तत्व मौजूद नहीं था, इसलिए औपनिवेशिक भारत को आप एक राज्य नहीं कह सकते। तो आप समझते हैं, अभी भारत को देख लीजिए, जो वर्तमान भारत है आप उसको समझिए, वर्तमान भारत को समझिए। वर्तमान भारत में आपको जनसंख्या का एलिमेंट भी मिलेगा, यानी पॉपुलेशन भी है, भूभाग भी है, यानी आपके पास एक लैंड भी है, भूभाग का तत्व भी पूरा हो रहा है। सरकार है, सरकार है आपके पास। क्या वो सरकार संप्रभु हो? बेशक संप्रभु है। तो क्या है, राज्य है भारत, भारत एक राज्य है, इट इज स्टेट। ठीक है, अब हम इसके तीसरे तीसरे तत्व पर चलते हैं, तीसरे भाग पर चलते हैं। और वो है राजनीतिक व्यवस्था की, राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता क्यों है। सॉरी फॉर हैंड राइटिंग, काम चला दीजिए। राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता क्यों है?
कुछ लोग ऐसा मानते हैं, ये थोड़ा थ्योरेटिकल है, इसको आपको मतलब जब हम लोग प्रॉपर क्लास में आएंगे तो हम लोग इसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा देंगे। थोड़ा सुनिए, आप इसको समझिए, और उसके बाद मैं आपको एक फैक्ट बताऊंगा जो कि आपके लिए एकदम चौंकाने वाला होगा। इसी जो हम बात करेंगे अभी, जो थ्योरेटिकल बात करेंगे इसी के ऊपर। तो कुछ लोगों का ये मानना है कि मनुष्य को राजनीतिक, किसी भी राजनीतिक व्यवस्था की जरूरत है ही नहीं, बल्कि जो राजनीतिक व्यवस्था है, जो राज्य की अवधारणा है, वो तो मनुष्य के इतिहास की गलतियों का परिणाम है। क्योंकि आप देखते हो, जब जब स्टेट है तो वो विध्वंसक है, आक्रमण है, लोगों का शोषण है, वो सब चीजें आपको दिखाई देती हैं इतिहास में। तो वो कहते हैं कि ये तो इतिहास में, क्योंकि लोगों ने कब्जा करने के लिए एक स्टेट की अवधारणा अपनाई या एक केंद्रीय शक्ति की अवधारणा अपनाई, ये तो इतिहास की गलतियां हैं, आप इनको अब मत दोहराइए। क्योंकि इतिहास इतिहास होता है, इतिहास से सीखना होता है, आप सीख नहीं रहे, आप उसको फिर से रिपीट करो। दूसरा, वो कहते हैं कि जिन लोगों का ये तर्क है कि अभी हम लोग इसके पक्ष, यानी अगर मैं कहूं कि स्टेट की जरूरत है, और अगर मैं कहूं स्टेट की जरूरत नहीं है, तो वो विपक्ष में आ जाएंगे। तो हम लोग पहले विपक्ष पे बात कर लें, क्योंकि इसके कहने वाले कम ही लोग हैं, पक्ष के जो मानने वाले ज्यादा लोग हैं। तो वो कहते हैं कि इतिहास की गलतियों का परिणाम। दूसरा, वो ये कहते हैं कि अगर सभी जो मनुष्य हैं, अगर सभी मनुष्य आपसी समझदारी और परस्पर विश्वास के साथ, परस्पर विश्वास के साथ काम करें, तो किसी भी राजनीतिक व्यवस्था की, किसी भी राजनीतिक अवधारणा की आवश्यकता समाप्त हो जाए। और इसमें जो अग्रणी है वो महात्मा गांधी जी। इसमें कार्ल मार्क्स हैं, मार्क्सवादी भी ये मानते हैं कि स्टेट की अवधारणा को सरासर नकारते हैं, कि स्टेट नहीं होनी चाहिए। महात्मा गांधी की अगर मैं बात करूं, जो महात्मा गांधी जी कहते हैं कि स्टेट नहीं होना चाहिए, वो कहते हैं कि जब मानव के, जो मानव की आध्यात्मिक उन्नति हो जाएगी, मानव की जब आध्यात्मिक उन्नति हो जाएगी, तो वो क्या हो जाएगा, वो बहुत ज्यादा मॉरल हो जाएगा, वो नैतिक हो जाएगा। और आप समझिए कि किसी भी देश में या किसी भी क्षेत्र में राज्य की अवधारणा आएगी। मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, उससे आप अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। स्टोरी ये है कि शुरुआत में, बिल्कुल शुरुआत में जब राज्य नहीं था, तो एक गांव था, और उस गांव में एक तालाब था। तालाब था माने रिसोर्सेस, संसाधन थे, चाहे वो पीने के लिए पानी हो, चाहे वो मत्स्य पालन हो, या और जितने भी जलीय संसाधन हैं उनके उपयोग की बात हो, तो ये। तो गांव में 100 लोग रहते थे मान लो। 20-100 लोग क्या करते थे, अपनी अपनी जरूरत के हिसाब से यहाँ से पानी या संसाधनों का उपभोग करते थे। यानी परस्पर जिसका जितना अधिकार बैठता था वो उसका उपभोग करता था, सब लोग आराम से रहते थे, कोई दिक्कत नहीं थी किसी तरीके की, तो राज्य की कभी जरूरत महसूस भी नहीं। तो अब लालच मनुष्य की प्रवृत्ति में शामिल है। तो क्या हुआ, कुछ बाहुबली आए,
कुछ बाहुबली आए, और बाहुबलियों ने क्या किया, अपने लठैत रख लिए, इन्होंने लोगों को हायर कर लिया, जो यहाँ पे क्या हो गए, अब पहरेदारी करने लगे। अब ये कुछ चुनिंदा लोग, ये सैकड़ों के सैकड़ों नहीं थे, सबके सब नहीं थे, कुछ लोगों का वर्चस्व हो गया, और इन्होंने अपने रक्षक यहाँ पे छोड़ दिए, और बाकी को कहा कि अगर आपको यहाँ से पानी चाहिए तो पे कीजिए, पे कीजिए तब लीजिए। तो क्या हुआ कि जो सबका अधिकार था, जिस पर समान अधिकार था, वो क्या कर लिया इन्होंने, विशेषाधिकार में बदल दिया। तो अब इनके अधिकारों का क्या होने लगा, अगर मैं प्राकृतिक अधिकारों की बात करूं, मैं अभी संविधान पर नहीं जा रहा हूं, तो इनके अधिकारों का क्या होने लगा, हनन होने लगा। तो इन्होंने सब ने क्या किया, जो बचे हुए बाकी थे, इन्होंने क्या किया कि अपने कुछ अधिकारों, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो सामाजिक, इन सब अधिकारों को गिरवी रखा और एक सिस्टम बनाया जिसको नाम दिया राज्य। ये सिस्टम जाहिर सी बात है सबके मिलने से बना है, तो इन बाहुबलियों के सिस्टम से बड़ा सिस्टम है। तो अब ये क्या करेगा, ये इसको रिप्लेस करेगा। तो विशेषा अधिकारों का समापन, यही है पूरे संविधान में, आप मूल अधिकार में यही पढ़ेंगे कि विशेषा अधिकारों की समाप्ति हो रही है। तो यहाँ पे इनके विशेषाधिकारों की समाप्ति हुई, इनको हटाया गया। अब स्टेट क्या करता है, स्टेट सबके कल्याण की बात करता है। स्टेट क्या करता है, स्टेट फिर से यहाँ पे वही सिचुएशन को रिवाइव करता है, यानी सब लोग समान रूप में संसाधनों का उपभोग करें। तो अब मैं अगर यहाँ देखो, ऊपर आइए, मानव की आध्यात्मिक उन्नति होगी। आध्यात्मिक उन्नति माने क्या, मनुष्य लालच से ग्रसित नहीं रहा, स्वार्थ समाप्त हो गया। तो जब ये नहीं है तो फिर क्या है, फिर वो मॉरल, नैतिक, और नैतिक व्यक्ति कभी किसी दूसरे के अधिकारों का हनन नहीं करेगा, और जब वो हनन नहीं करेगा तो इस संस्था की इसकी जरूरत खत्म हो जाएगी। वो ये नहीं कहते कि आप अराजकता ले आइए, अराजकता की बात नहीं करते। महात्मा गांधी जी कहते हैं कि नैतिक उन्नति कीजिए, लोगों को जरूरत महसूस नहीं होनी चाहिए। मार्क्सवाद में आपने पढ़ा ही होगा, मार्क्सवादी भी ये कहते हैं कि राज्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि राज्य कुछ इन्हीं बाहुबलियों के इर्द गिर्द घूमता है, और इन्हीं की बनाई हुई संरचना होती है, और वो जो दलित, दबा हुआ निचला वर्ग है, या जो मजदूर वर्ग है, उनके अधिकारों की बात नहीं करता, और मजदूर के मजदूर बने रहने में राज्य का विशेष रोल होता है, इसलिए राज्य को समाप्त कर दिया गया। तो अगर मैं इन कुछ लोगों को छोड़ दूं जो कहते हैं कि राज्य नहीं होना चाहिए, तो ज्यादातर लोग वो हैं जो चाहते हैं कि राज्य हो। और ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि मानव चाहे जितना भी विवेकशील हो जाए, क्या हो जाए, मानव चाहे जितना भी विवेकशील हो जाए, पर वो आम तौर पर स्वार्थी होता है। और जब स्वार्थ होता है तो टकराहट होती ही होती है। तो इसलिए क्या जरूरी है, एक राजनीतिक संस्था का होना जरूरी। अगर मैं भारत के सापेक्ष में बात करूं, क्योंकि हमें भारतीय राज्य व्यवस्था को पढ़ना है कि भारत में राज्य क्यों जरूरी है। तो देखिए, भारत में क्या है, अगर मैं पॉइंट में लेके चलूं, तो भारत में राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया अभी चल रही है, जारी।
और जो राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं वो इस निर्माण की प्रक्रिया को बाधित कर सकते हैं। इसलिए क्या होना जरूरी है? एक मजबूत राजनीतिक संस्था का होना जरूरी है। मैं भारत के सापेक्ष में बात कर रहा हूं। दूसरा, भारत में आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे बहुत हैं, जैसे आतंकवाद, अलगाववाद, नक्सलवाद, क्षेत्रवाद, बहुत सारे। और ये सब क्या है? ये आंतरिक सुरक्षा। इस आंतरिक सुरक्षा से मजबूती से निपटने के लिए, ताकि राष्ट्र के और टुकड़े ना हो, इसके लिए क्या जरूरी है? एक मजबूत राजनीतिक संस्था का होना जरूरी है। तीसरे पॉइंट की अगर मैं बात करूं, भारतीय राज्य कैसा राज्य है? भारतीय राज्य एक कल्याणकारी राज्य है। जो क्या करता है? जो वंचित वर्ग है, वंचित वर्ग को समानता की स्थिति में लाने का प्रयास करता है, उसके लिए प्रयासरत है। अगर वो समानता की बात कर रहा है, समानता के लिए प्रयासरत है, तो जाहिर सी बात है असमानता मौजूद है अभी। उस असमानता में जिसको फायदा हो रहा है उससे टकराहट होना लाजमी है। तो उससे वो विशेषाधिकार छीन करके समानता की स्थिति में समाज को लेकर के आना, ये कल्याणकारी राज्य की अवधारणा। और उसके लिए क्या जरूरी है? एक राज्य का होना या एक मजबूत राजनीतिक संस्था का होना क्या है? जरूरी। दूसरा, तीसरा, चौथा आप समझिए कि भारत एक विविधतापूर्ण देश है, यानी भारत में बहुत सारे वर्ग एक साथ रहते हैं, यानी विभिन्न वर्ग यहाँ पे मौजूद है। आप उनको कैसे भी ले लीजिए, धर्मों के हिसाब से ले लीजिए, जेंडर के हिसाब से लीजिए, कास्ट के हिसाब से लीजिए, जिस तरीके से आप लेना चाहें उस तरीके से आप ले लीजिए, भाषाओं के हिसाब से ले लीजिए। क्या है? इनके बीच आपस में टकराहट टकराव की स्थिति रहती है। इस टकराव की स्थिति से निपटने के लिए और सही तरीके से कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए क्या जरूरी है? एक राज्य का होना जरूरी है। लास्ट पॉइंट की बात करूं तो भारतीय समाज क्या है? तीव्र सामाजिक परिवर्तनों से गुजर रहा है। आप देख रहे हैं पिछले एक दशक में, आप देखिए आराम से गौर कर पाएंगे कि पिछले एक दशक में हमारे समाज में बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिले हैं। जो तथाकथित, जिनको बोला गया है नीची जातियां हैं, या निचला वर्ग है, दलित वर्ग है, वो अपने अधिकारों की बात कर रहा है। उसी के परिणाम में आप देखते हैं कि भीम आर्मी बन गई है, उसी के प्रकाश में आप देखते हैं करनी सेना बन गई है। तो सामाजिक परिवर्तन है। आप देखते हैं दूल्हा शादी में जाता है, घोड़ी पे बैठता है, लोग अपोज करते हैं, टैक्स रखते हैं, तो अपोज होता है। तो ये क्या है कि पिछले 70-71 सालों में क्या हुआ है कि अधिकार दिए गए, और अधिकार दिए जाने से क्या हुआ कि वो लोग सामाजिक रूप से नहीं पर आर्थिक और राजनीतिक रूप से क्या हुए? सशक्त। और जब वो उससे सशक्त हुए तो अब वो सामाजिक परिवर्तन की तरफ से सामाजिक परिवर्तन से गुजर रहा है। इसमें क्या है? इसमें क्या हम लोग देख रहे हैं? टकराव। टकराव की स्थिति हम देख रहे हैं। पहले देखिए महिलाओं की क्या स्थिति थी, आज देख लीजिए महिलाओं की क्या स्थिति है, और ये भी देखिए उनकी सामाजिक स्थिति क्या है, और उस सामाजिक स्थिति को पाने के लिए उनके प्रयासों को देखिए। तो इस टकराहट को
समाप्त करने के लिए और सामंजस्य को स्थापित करने के लिए क्या जरूरी है? एक मजबूत राजनीतिक संस्था जरूरी। तो भारत के सापेक्ष में हम लोगों ने समझा एक राज्य क्यों जरूरी है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। हम लोग अभी बेसिक्स कर रहे हैं, आप लोग इनको देखेंगे तो पाएंगे कि ये एनसीईआरटी से कुछ लिए गए टॉपिक्स हैं, क्योंकि वहाँ पे बेसिक्स है। तो अभी हम बेसिक्स पे चल रहे हैं, फिर हम लोग आएंगे कॉन्स्टिट्यूशन में कि फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, अनुच्छेद पढ़ेंगे आराम से, क्योंकि वो फैक्चुअल है। उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि जब वो बात करेगा कि स्टेट ये नहीं कर सकता, स्टेट वो नहीं कर सकता, स्टेट आपको ये कर सकता है, स्टेट वो कर सकता है, तो आपको स्टेट एटलीस्ट स्टेट तो पता रहे, आपको ये तो पता रहे कि सिस्टम क्या है। उसके बाद आप उसको समझ पाएंगे, वो आसान चीज है। बेसिक्स होना बहुत जरूरी है। तो हम लोग अभी बेसिक्स को लेके चल रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है शासन के अंग। ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट या गवर्नेंस कहिए। और शासन के तीन अंग होते हैं। एक होता है विधायिका, जिसको हम लेजिस्लेचर बोलते हैं। दूसरा है कार्यपालिका, जिसको हम एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। और तीसरा है न्यायपालिका, न्यायपालिका जिसको हम जुडिशरी बोलते हैं। शासन के ये तीन अंग होते हैं। एक एक पे अगर मैं बात करता जाऊं तो विधायिका क्या होती है? विधायिका होती है कानून निर्माण करने वाली संस्था। कैसी संस्था? कानून का निर्माण करने वाली संस्था। कार्यपालिका की अगर मैं बात करूं तो कार्यपालिका होती है कि कानूनों के अनुसार शासन करने वाली संस्था। कानूनों के अनुसार शासन करने वाली संस्था। और न्यायपालिका क्या है? कानूनों के अनुसार विवादों का समाधान। विवादों का समाधान करने वाली संस्था क्या कहलाती है? न्यायपालिका। अब लोग हम लोग विधायिका को देखते हैं कि विधायिका किस किस तरीके की, कितने टाइप की विधायिका हम लोग पास अभी तक हुई है जो हम। अगर मैं राजतंत्रीय प्रणाली की बात करूं, राजतंत्रीय प्रणाली यानी मोनार्कियल सिस्टम। मोनार्कियल सिस्टम में क्या होता था? मोनार्कियल सिस्टम में जो विधायिका का काम था वो किसके हाथ में होता था? मैं विधायिका की बात कर रहा हूँ। अगर राजतंत्रीय प्रणाली है किसी देश में, जैसे हमारे यहाँ लोकतंत्र है, अगर राजतंत्रीय प्रणाली है, मोनार्कियल सिस्टम है, तो वहां पे कानून बनाने का काम कौन करता है? राजा। अगर धर्मतंत्रीय शासन प्रणाली है किसी देश में, अगर धर्मतंत्रीय शासन प्रणाली मौजूद है,
जिसको थियोक्रेटिक बोलते हैं, थियोक्रेटिक सिस्टम अगर किसी जगह पे है, तो जो आपके धार्मिक ग्रंथ उनमें जो चीजें लिखी गई हैं वही कानून। धार्मिक ग्रंथ ही कानून का रूप धारण कर लेते हैं इस तरीके से, जहां धर्म ग्रंथ। अगर मैं आधुनिक लोकतंत्र की बात करूं, आधुनिक लोकतंत्र, तो जो कानून का निर्माण है वो जनता की इच्छा के अनुसार होता है। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि आधुनिक लोकतंत्र वो नहीं है जो हम देख रहे हैं, वो प्रतिनिधि लोकतंत्र है, प्रतिनिधि लोकतंत्र। आधुनिक लोकतंत्र में, जैसे स्विट्जरलैंड में आपने एक, स्विट्जरलैंड की अगर मैं बात करूं, स्विट्जरलैंड में कानून बनाने का एक तरीका है जिसको वो पहल कहते हैं, पहल, इनिशिएटिव, जनमत संग्रह। जनमत संग्रह ये क्या है? कानून बनाने के तरीके। जैसे मान लो ए नाम का कोई कानून है, जिस समाज को लगता है, जनता को लगता है कि ये नाम का कानून बनना चाहिए, इसमें ये प्रावधान होना चाहिए, तो इसका प्रपोजल वो वहां की विधायिका के पास भेजते हैं कि जनता चाहती है कि ये सब चीजें हो। तो वो अब इसको मान तो नहीं लेगी, क्या पता कितने बड़े ग्रुप ने इसको सपोर्ट किया है, कितना बड़ा ग्रुप इसके खिलाफ है, तो हम लोग कैसे जानेंगे? तो वहां पे जनमत संग्रह, जब उसके सपोर्ट करने वाले ज्यादा होते हैं कानून बन जाता है। पर हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, आप समझते ही हैं इस बात को। तो क्या हुआ, वो जनता की इच्छा के अनुसार बना। ऐसे इनका पहल इनिशिएटिव है कि वो चाहते हैं तो एक इनिशिएटिव लेते हैं, अगर वो किसी को बुलाना चाहते हैं, किसी प्रतिनिधि को बुलाना चाहते हैं, तो उसके लिए वो शुरुआत कर सकते हैं। ये इस तरीके के इनिशिएटिव है जिसको आधुनिक लोकतंत्र कहते हैं। ये लोकतंत्र से भी अच्छी चीज को मानी जाती है। प्रतिनिधि लोकतंत्र रेगुलर है, अच्छा है प्रतिनिधि लोकतंत्र की। यहाँ क्या है, जो जन समुदाय है, जन समुदाय क्या करता है, अपना एक प्रतिनिधि चुनता है, और उसको कहाँ पे, विधायिका में, जैसे हमारे यहाँ संसद में उसको भेज दिया जाता है। और वो सब प्रतिनिधि आपस में आपसी तालमेल से, आपसी सहमति से क्या करते हैं, कानून में। तो हमने देखा कि विधायिका कैसे काम करती है। अगर किसी देश में मोनर्कियल सिस्टम हो, अगर किसी देश में थियोक्रेटिक सिस्टम हो, अगर किसी देश में आधुनिक लोकतंत्र हो, अगर किसी देश में प्रतिनिधि लोकतंत्र हो, तो हमने समझा कि किस किस तरीके से वहां पे काम करती है। कई बार सीधा सवाल आ जाता है, प्री में स्टेट पीएससी वगैरह में सीधा सवाल आ जाता है कि उस देश की विधायिका को क्या कहेंगे जहां पर आधुनिक लोकतंत्र मौजूद हो, या उस देश में विधायिका किस तरीके से काम करती है जहां पर प्रतिनिधि लोकतंत्र मौजूद हो। इस तरीके के सवाल प्री में भी बन जाते हैं। इससे पहले हमने राज्य में समझा था कि राज्य क्यों आवश्यक है। उसमें हमने एक बात पढ़ी, एक बात समझी कि महात्मा गांधी जी चाहते थे कि राज्य का अस्तित्व ना रहे, यानी राज्य ना रहे, लोग इतने नैतिक हो जाएं कि राज्य की जरूरत खत्म हो जाए। यूपीएससी यूपीएससी 2020 के प्री में सवाल पूछा गया। आप समझ सकते हैं, यूपीएससी ने सवाल पूछा कि निम्नलिखित में से कौन ऐसे हैं जो चाहते हैं कि राज्य का अस्तित्व ना रहे। सिंपल सा आंसर था। तो कई बार आपके बेसिक्स
अच्छे होते हैं तो आपको प्री, मेंस, इंटरव्यू इन सब जगहों पर मदद। अब हम लोग इसके दूसरे यानी कार्यपालिका पर बात करते हैं। थोड़ा सा इसी में ही हम लोग समझ लेते हैं कि विधायिका को कहाँ पर क्या कहा जाता है। अगर मैं विधायिका की बात करूं तो विधायिका में दो सदन मौजूद है, बायोकेमिकल इसको बोलते हैं। इंडिया में एक सदन को लोकसभा बोलते हैं, दूसरे सदन को राज्यसभा। लोकसभा में प्रत्यक्ष चुनाव होता है, राज्यसभा में अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। ये बात कहाँ की है? इंडिया। अगर मैं अमेरिका की बात करूं, अमेरिका में जो निम्न सदन है, जो निचला सदन है, जिसको भारत में लोकसभा कहा जाता है, अमेरिका में उसको हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, ये उनका निचला सदन। जो उच्च सदन है, जिसको भारत में राज्यसभा कहा गया है, उसको अमेरिका में सीनेट बोलते हैं। अगर मैं इंग्लैंड की बात करूं, जो उसका निम्न सदन है, उसको हाउस ऑफ कॉमन बोलते हैं। और जो इसका अपर हाउस है, उसको हाउस ऑफ लॉर्ड्स बोलते हैं। हाउस ऑफ लॉर्ड्स। तो हमने देख लिया विधायकों को कहाँ पे क्या बोलते हैं। ध्यान रहे, स्टेट पीएससी में इससे डायरेक्ट सवाल आता है। ये जो मैंने बोला है, जो रेड पेन से नीचे आया कि विधायिका को कहाँ पर क्या बोलते हैं, 10वीं यहाँ से सीधा सीधा सच्चा सवाल आ जाता है कि अमेरिका के निचले सदन को या ऊपरी सदन को क्या बोलते हैं, अपर हाउस को क्या बोलते हैं। तो सिंपल सवाल होता है, 2 नंबर पा जाएंगे आप। कार्यपालिका की बात करूं, एग्जीक्यूटिव जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं। प्राचीन काल में या पुराने कालों में क्या होता था, प्राचीन टाइम में विधायिका और कार्यपालिका, इन दोनों में कोई भेद नहीं होता। इन दोनों का काम एक ही करता था और वो था राजा। राजा करता था, राजा ही कानून का निर्माण करता था और राजा ही उसका पालन करता था। सेम आप देखिए, जहां पे धर्मतंत्र मौजूद है, वहां पे क्या है, वहां भी जो विधायिका है और जो आपकी कार्यपालिका है, उनमें कोई भेद नहीं होता था। क्या है, धार्मिक ग्रंथ के हिसाब से वहां पर चीजें चल रही थी। आप देखते हैं शरीयत कानून है, वो कार्यपालिका के हिसाब, उसी के हिसाब से वहां पे कार्यपालिका कार्य करती है। तो विधायिका और कार्यपालिका में खास अंतर मौजूद नहीं। पर जैसे जैसे लोकतंत्र आया, जैसे जैसे लोकतंत्र आया, तो लोकतंत्र में क्या हुआ, चीजें बदली। विधायिका का काम विधायिका करेगी
और कार्यपालिका का काम कौन करेगा? कार्यपालिका करेगा। तो अगर मैं लोकतंत्र की बात करूं, कि लोकतंत्र के टाइम पे क्या हुआ, जो कार्यपालिका है वो दो हिस्सों में बट गई। एक कार्यपालिका हुई राजनीतिक कार्यपालिका, जो कि क्या होती है, अस्थायी होती है। और दूसरी कार्यपालिका कौन सी कार्यपालिका है, वो है स्थायी कार्यपालिका। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और ये है परमानेंट एग्जीक्यूटिव। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव की अगर मैं बात करूं तो इसको हम समझते हैं, ये अलग अलग जगहों पर अलग अलग होती है। जैसे एक होती है अध्यक्षीय कार्यपालिका, एक होती है अध्यक्षीय कार्यपालिका। ये आपको कहां देखने को मिलेगी? ये आपको मिलेगी अमेरिका में। अमेरिका में कैसी कार्यपालिका है? अध्यक्षीय कार्यपालिका। ये क्या करते हैं यहाँ पे, जनता एक इलेक्टोरल कॉलेज को चुनती है। किसको चुनती है? जनता एक निर्वाचक गण को चुनती है। निर्वाचक गण को चुनती है। और वो निर्वाचक गण क्या करता है? वो निर्वाचक गण राष्ट्रपति को चुनता है, राष्ट्रपति का चयन करता है। ये अध्यक्षीय कार्यपालिका। दूसरा, दूसरे तरीके की कार्यपालिका की बात करूं, वो है संसदीय। संसदीय कार्यपालिका जो आपको कहां देखने को मिलेगी? भारत, इंग्लैंड। यहाँ पे क्या होता है, जो विधायिका है आपकी, जो विधायिका है, विधायिका में से ही क्या निकलेगी? कार्यपालिका। विधायिका में से ही क्या निकलती है? कार्यपालिका। और इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है मंत्रिमंडल। यही है कैबिनेट। तीसरे तरीके की अगर कार्यपालिका की बात करूं तो वो होती है दोहरी कार्यपालिका। ये आपको देखने को मिलेगी फ्रांस। एग्जाम्पल है फ्रांस में। यहाँ पे क्या होता है, जो कार्यपालिका की शक्ति है वो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, इन दोनों के बीच होती है, इन दोनों के पास होती है। प्रधानमंत्री का चुनाव कैसे होता है? प्रधानमंत्री का चुनाव होता है जैसे भारत में प्रधानमंत्री का चुनाव। हम उसको पढ़ेंगे प्रधानमंत्री का चुनाव कैसे, अभी आप सब समझिए कि वहां पे, क्योंकि दोहरी कार्यपालिका का मतलब है कि प्रधानमंत्री के पास भी शक्ति है और राष्ट्रपति के पास भी शक्ति है। यहाँ पे इकहरी है, सिंगल है। जैसे यहाँ पे अगर आप कार्यपालिका को देखें तो मानिए कार्यपालिका का प्रधान हमारे यहाँ पे राष्ट्रपति जरूर होता है, पर वो उसके पास जो है वास्तविक शक्तियां नहीं है। वास्तविक शक्तियां किसके पास होती है? जो मंत्रिमंडल का है, और वो कौन है? प्रधानमंत्री। सेम यहाँ देखिए अध्यक्षीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति के पास पावर होती है। तो यहाँ पे क्या है, फ्रांस में दोहरी कार्यपालिका में दोनों, प्रधानमंत्री का चयन कैसे हो रहा है, चुनाव कैसे हो रहा है, जैसे भारत में होता है, और राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, जैसे अमेरिका में। इसलिए इसको दोहरी कार्यपालिका कहा। नेक्स्ट देखिए बहुल कार्यपालिका, मल्टीपल एग्जीक्यूटिव। बहुल कार्यपालिका ये आपको देखने को मिलेगा स्विट्जरलैंड में। इसमें क्या होता है, राजनीतिक कार्यपालिका के सभी सदस्य समान शक्ति रखते हैं।
राजनीतिक कार्यपालिका के सभी सदस्य क्या रखते हैं? समान शक्ति रखते हैं। तो बहुल हो गया क्योंकि बहुतों के पास शक्ति है, समान शक्ति है, वो भी बहुल का है। यहां से एक सवाल इजाद होता है। सवाल ये है, आप लोगों को इसका जवाब देना है कि चलो रियल एग्जांपल से मैं इसको कोट करता हूँ, इस सवाल को जोड़ता हूँ कि भारत में अभी किसकी सरकार है? अगर मैं पार्टी की बात करूं तो बीजेपी की सरकार है या एनडीए की सरकार? बीजेपी मान लेते हैं। तो ये बताइए, और अपोजिशन में कौन है? कांग्रेस है। तो ये बताइए कि जो कांग्रेस के सदस्य हैं, जो कांग्रेस के सदस्य हैं और एमपी, यानी वो क्या है? संसद, पार्लियामेंट के सदस्य हैं, क्या वो सरकार का हिस्सा है या नहीं? सवाल फिर से रिपीट करता हूं। भारत में बताइए, जो कांग्रेस के सदस्य हैं और वो एमपी हैं फिलहाल, तो बताइए कि क्या वो सरकार का हिस्सा है या नहीं? ये सवाल यहाँ से इजाद होता है क्योंकि कार्यपालिका के सभी सदस्य वहां समान शक्ति रखते हैं, इसलिए बहुल कार्यपालिका कहलाती है। इसके दूसरे हिस्से पर अगर मैं आऊं, कार्यपालिका के लोकतंत्र जिन देशों में है, वहां पे जो कार्यपालिका है, वहां पे दूसरी जो है वो है परमानेंट एग्जीक्यूटिव, और ये होती है आपकी ब्यूरोक्रेसी, जो अधिकारी तंत्र है। ये कैसी है? ये परमानेंट होती है। आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके बाद आप कार्यपालिका का हिस्सा बनेंगे, और वो कार्यपालिका कैसी कार्यपालिका है? स्थायी कार्यपालिका। आपको रिप्लेस नहीं किया जाएगा। ये 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, ये परमानेंट नहीं है, और आप परमानेंट, इसलिए इसको स्थापी ढांचा भी कहा जाता है, क्योंकि इसी से तो देश चलता है। आप ही लोग तो देश चलाएंगे। इसके बाद हम लोग समझेंगे न्यायपालिका को, जुडिशियरी को। तो शासन का तीसरा अंग है और वो है न्यायपालिका, जुडिशियरी। क्या है? जो विधायिका है, विधायिका ने जिन कानूनों का निर्माण किया है, उन कानूनों के हिसाब से, उन कानूनों के हिसाब से या उन कानूनों के अनुसार क्या करना है इनको? विवादों का निपटारा करना है। ऐसा नहीं है कि जुडिशरी अपने मन से कुछ भी कर लेगी। कानून के दायरे में रहते हुए विवादों का निपटान करना, ये न्यायपालिका है। दूसरा, कई जगहों पर आप देखते हैं कि न्यायपालिका विधायिका के समान भूमिका निभाती है। कैसे? ये तो आप समझ ही गए, जो कानून है, कानून के हिसाब से हम विवादों का निपटान कर लें। बेसिक्स है ये। जब हम इसको पढ़ेंगे कि इसकी मूल अधिकारिता क्या है, ये क्या है, वो क्या है, वो हम फिर जब जुडिशरी पढ़ेंगे तब हम लोग इसको पढ़ेंगे। पर अभी आप समझिए कि न्यायपालिका का मेन क्या है। न्यायपालिका, अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज जुडिशरी, तो जुडिशरी क्या है? जो विधायिका ने कानून बनाए हैं उनके हिसाब से विवादों का निपटान करना ही क्या है? विधायिका का काम, न्यायपालिका का काम है। दूसरा, विधायिका कभी कभी आपको क्या दिखाई देगी?
न्यायपालिका आपको विधायिका के समान भूमिका निभाती नजर आती है। जैसे संविधान में कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो बहुत जटिल हैं, उन जटिल प्रावधानों की व्याख्या का अधिकार किसको है या काम किसका है? न्यायपालिका। यही न्यायपालिका की व्याख्याएं, ये जो न्याय व्याख्या की है, यही क्या कर जाती है? कानून का रूप धारण कर लेती है। तो क्या हो गया? कानून बन गया ना, इसकी व्याख्या क्या बन गया? कानून बन गया। तो क्या भूमिका हो गई? विधायिका की भूमिका। दूसरा, जो उच्च अदालतें जैसे सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, ऊंची अदालतें, उनके जो निर्णय हैं वो निचली अदालतों के लिए क्या हो जाते हैं? आधार बन जाते हैं। न्यायालय में लिखा होता है, आप अगर सुप्रीम कोर्ट पढ़ रहे हो या हाई कोर्ट पढ़ रहे हो, कि अभिलेख न्यायालय है, यानी इसके जो निर्णय होंगे उनको रिकॉर्ड कर लिया जाएगा, उनको लिख लिया जाएगा, ताकि निचली अदालतें उसी रेफरेंस से फिर डिसीजन बने। तो उनके लिए क्या है? आधार का काम करेंगे। यानी जो कहा ना, हिसाब से, कानून के हिसाब से, तो कानून क्या बन गया निचली अदालतों के लिए? उनका दिया गया, ऊपरी अदालतों का दिया गया निर्णय। तो यहाँ पे क्या भूमिका नजर आ रही है? विधायिका की भूमिका। तो हमने समझा कि शासन के तीन अंग हैं, तीनों अंगों को हमने एक एक करके समझा। हमने समझा विधायिका क्या है, विधायिका में हमने समझा अगर राजतंत्रीय प्रणाली है तो क्या होता है, कहीं पर धर्मतंत्रीय प्रणाली है तो क्या है, आधुनिक लोकतंत्र है तो क्या है, और अगर प्रतिनिधि लोकतंत्र है तो क्या है। दूसरा, हम लोगों ने समझा कि कार्यपालिका क्या है। कार्यपालिका में हम लोगों ने स्थायी और राजनीतिक कार्यपालिका को समझा। न्यायपालिका को हमने ओवरव्यू समझा कि न्यायपालिका क्या करती है, न्यायपालिका की भूमिका एज ए जुडिशरी क्या है, न्यायपालिका की भूमिका एज ए जो विधायिका है, लेजिस्लेचर है, वो क्या हो जाता है, वो कब होता है। तो ये टॉपिक हमने समझा। आज की क्लास को हम यही विराम देते हैं, फिर से मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।